अगर आप आईटी से हैं या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन करते हैं या अगर आप आईटी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये चीज़ें आपने डेफ़िनेटली नोटिस की होगी। 2026 में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको रीच आउट करना बहुत ही ईज़ी हो गया है, लेकिन उनको एक्वायर करना और भी डिफ़िकल्ट हो गया है। आपके पास वेरियस चैनल्स हैं, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास ईमेल्स हैं, आपके पास कोल्ड कॉलिंग है, आपके पास अपवर्क है, रेफरल चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स मार्केट में अवेलेबल है। सो द इश्यू इज़ कि उनको रीच आउट तो करें, लेकिन उन्हीं प्रॉस्पेक्ट्स को एज़ अ पेड कस्टमर कैसे एक्वायर करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको सभी प्रॉस्पेक्ट्स को सेम स्ट्रैटेजी से सेल करना है? अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर है नो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप 2026 में अपने आइडियल कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, फाइंड करेंगे, अप्रोच करेंगे एंड देन एक्वायर करेंगे। तो वह पूरा प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, welcome to my channel. My name is Nikhil and I have more than 13 years of experience in IT sales। और इन सालों में मैंने डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे हैं और सेल भी किए हैं। और जो मुझे अब तक समझ में आया है दैट सेल्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट लीड जनरेशन। सेल्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड योर आइडियल प्रॉस्पेक्ट, और वंस यू फाइंड देम, उनको किस टाइम पे और किस टाइप का मैसेज भेजें, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर आपको ये चीज़ें मालूम है, तो आपके लिए सेल्स की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहता कि आईटी सर्विस बेचते कैसे हैं और जो कस्टमर्स हैं मिलते कहाँ पे हैं, कैसे रीच आउट करना है, क्या बेस्ट टाइम है रीच आउट करने का। ये सब चीज़ें हमें कोई भी बता सकता है। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस कि जिसमें मुझे सक्सेस मिली है। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्ट्रेटजीज मेरे लिए काम की गई है वो आपके लिए वर्क करेगी। ऑफ कोर्स आपको अपने आप को स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देयर आर फ्यू सिनेरियोज जिसको समझना बहुत ज़रूरी है जब आप सेल्स में होते हो। पहले की सेल्स स्ट्रेटजीज कुछ डिफरेंट होती थी, लेकिन अब अगर हम आईटी सेल्स की बात करें, तो आईटी सेल्स में आजकल बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले कम। जब ये सिचुएशन आती है कि बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदने वाले कम, तब मार्केट में कंपटीशन बहुत खतरनाक होता है। कंपटीशन ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कंपटीशन ऑन द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप इन दोनों को विन करते हैं, देन यू एक्चुअली एक्वायर द क्लाइंट। लेकिन उससे भी ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हाउ टू ऐड वैल्यूज़। सो जो कस्टमर आपके पास आएगा, उसको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ दे चूज़ योर सर्विसेज, हाउ यू कैन ऐड वैल्यूज़। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर के पास मनी नहीं होगा, सारे कस्टमर के पास वक्त नहीं होगा। बहुत सारे कस्टमर्स के पास पैसा भी होगा, वक्त भी होगा, बट दे आर मोर वरीड अबाउट द क्वालिटी वर्क। इफ यू कैन डिलीवर दैट एंड इफ यू एक्चुअली कैन assure your clients that you can deliver, you will definitely win the business. Rule number one: do not sell to everyone. We sales executive always make these mistakes. हम सभी इंडस्ट्री को अपना प्रॉस्पेक्ट समझ लेते हैं और उनको रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस बेचता हूँ और मेरे पास 1000 कंपनीज का डेटा पड़ा हुआ है, और मैं उनको विदाउट इवन रिसर्च मैं उनको रीच आउट करना शुरू कर देता हूँ। इससे क्या हुआ? उनको आपकी सर्विस के बारे में पता चल गया है, बट क्या उनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है? नहीं। सेल्स का सबसे पहला रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, नेवर स्टार्ट विद व्हाट यू सेल, always start with what your prospects need and how you will add values. So अगर हम बेस्ट सेल स्ट्रेटजी की बात करें, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सपोज करो वेबसाइट बेचनी है या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बेचने हैं, तो रादर देन आप किसी भी इंडस्ट्री को बेचें, आप पहले ये डिफाइन करें कि कौन सी इंडस्ट्री में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है। सपोज करो अगर आपका एक्सपीरियंस हेल्थ केयर में है और आपने हेल्थ केयर में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिए हैं, सो स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर पास्ट वर्क सैम्पल्स। आप हेल्थ केयर को रीच आउट कर सकते हैं। आप हेल्थ केयर के अंदर आप वेरियस जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वेरियस बिज़नेसेस होते हैं, जिनको शायद हेल्थ केयर पेशेंट पोर्टल की ज़रूरत होगी, जिनको शायद हेल्थ केयर ऑटोमेशन की ज़रूरत होगी, जिनको हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिनको हेल्थ केयर में जैसे ईएचआर होता है और साथ में ईएमआर होता है, इन सब की ज़रूरत होगी। तो आप अपने आईसीपी, जैसे वी कॉल इट आईसीपी,
तो अपने टारगेट ऑडियंसेस को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपकी अप्रोच हमेशा बैड रहेगी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू आइडेंटिफाई योर टारगेटेड ऑडियंस। अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो चलो, पहले तो आपका टारगेट ऑडियंसेस स्ट्रीमलाइन हो गया। जब आपका टारगेट ऑडियंसेस फाइनल हो जाता है तो आपकी अप्रोच भी ईज़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये क्लाइंट मिलेंगे कहाँ? 2026 में प्रॉस्पेक्ट्स को ढूँढना बहुत ईज़ी हो गया है। और एज पर माई एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म। देर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट जिसके थ्रू आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद उनके आप पेन पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं, उनकी रिसर्च करके आप उनकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन दोज इन्फॉर्मेशन आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो नंबर वन प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपने इन प्रॉस्पेक्ट्स को ईजिली ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन में पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सेल्स नेविगेटर मिलता है जिसके अंदर आपको वेरियस फीचर्स मिलते हैं। आप फिल्टर्स लगा के आप अपने वेरियस इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इंडस्ट्रीज में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके वो फिल्टर लगा के अपने आइडियल प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और उसके बाद उनको रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन के बाद आपके पास आता है ईमेल्स। ईमेल्स, अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं, क्योंकि अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर का पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंट्स पे आपको उनके ईमेल्स ही मिल जाते हैं, पर्सनल ईमेल्स, ऑफिशियल ईमेल्स। पर्सनल ईमेल्स पे रीच आउट ना करें बिकॉज कस्टमर्स गेट ऑफेंडेड। ऑफिशियल ईमेल्स पे ही करें और ईमेल्स पे आप कस्टमर को रीच आउट ईजिली कर सकते हैं। कॉल्स, नंबर्स आपको स्टिल सेल्स नेविगेटर से मिल जाएंगे या बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, अपोलो, लूशा, ज़ूम इन्फो। वहाँ से आप अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके फ़ोन नंबर निकाल के उनको डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं ऑन कॉल्स। ये जो लेकिन कोल्ड कॉलिंग करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉस्पेक्ट। सो जब भी आप प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करें, आप एकदम से कॉल ना करें। फर्स्ट उसका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसको देखें, समझें, उसकी जो पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके बाद ही आप अपनी कॉल्स को इनिशिएट करें। इसके 3 रूल्स are very important. Find, understand and solve. सबसे पहले जब आपने डील फाइंड कर ली, उसके बाद और उस डील के पास रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद इट गोज़ टू रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्रॉस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। नॉर्मली क्या होता है, वी बीइंग सेल्स पीपल, वी गेट वेरी इम्पेशेंट, वेरी अग्रेसिव। जैसे डील आती है हमें लगता है कि डील क्लोज करनी है, डील क्लोज करनी है, लेकिन नहीं। जैसे आपके पास डील आती है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉस्पेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो आपका जो पूरा क्लाइंट है और पूरा प्रोजेक्ट है वो जेपरोडाइज हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड किया आपने, उसके बाद ऑफरिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग, ऑफरिंग द बेस्ट सोल्यूशन एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये 3 चीज़ें पैरेलल चलती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइंड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप सेलिंग फीचर, स्टार्ट सेलिंग आउटकम। एक मिस्टेक्स मैंने आईटी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स में हमेशा देखी है और बहुत टाइम पहले मैंने भी फेस की है कि हम लोग ज़्यादातर अपने फीचर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, आई सेल दिस सर्विसेज, आई हैव मोबाइल ऐप डेवलपर, आई हैव सेल्स फोर्स डेवलपर, आई हैव AWS डेवलपर, आई हैव सो एंड सो फीचर्स अवेलेबल। बट डू यू रियली थिंक कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसके लिए चीज़ मैटर करती है? बिलीव मी, नॉट एट ऑल। उसके लिए मैटर ये करता है कि आपकी सर्विस से उसको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। उसको ये मैटर नहीं करता कि आपके पास डेवऑप्स एग्जीक्यूटिव है या आप डेवऑप्स की सर्विस बेचते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। उसकी वेबसाइट 12 महीने 24 घंटे अप रहनी चाहिए। उसके लिए मैटर करता है कि उसकी मोबाइल ऐप जो वो बिल्ड करवा रहा है आपसे, वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो उसके जो यूज़र्स हैं, जो उसके खुद की आईसीपी है, उसको पसंद आनी चाहिए। उसके लिए ये मैटर करता है कि उसके लिए जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, वो उसका डिज़ाइन, उसकी लुक एंड फ़ील बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सो आप हमेशा अपने फीचर्स की बात करने के बजाय जो उसका आउटकम होगा, उसके बारे में बात करें कि इन फीचर को यूज़ करके उसके पास क्या रिज़ल्ट मिलेगा। दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव, बिलीव मी। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हाउ टू हैंडल द कॉस्ट। आईटी सेल्स में आई बिलीव सबने ये सुना है, योर प्राइसेज़ आर टू हाई, नाउ व्हाट? अब क्या करें? क्या उसको हम डिस्काउंट दे दें? हमारे पास तो लिबर्टी है 20%, 30% डिस्काउंट देने की। आई थिंक दे देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। गाइज, नेवर गिव डिस्काउंट्स ऑन योर सर्विसेज। डिस्काउंट देके आप अपनी सर्विसेज की वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं। सो नेवर ऑफर डिस्काउंट
immediately. Instead of giving discount, you should always ask a question like, is concerned the overall budget, or are you comparing our estimates with some other developer or maybe some other vendor? ये क्वेश्चन से एक डिफरेंट ही कॉन्वर्जेशन ओपन होता है. सो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने अपना एस्टिमेट दिया $15,000 का, उसमें आपने अपने फीचर्स डाल दिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल दिया, आपने सोल्यूशन डाल दिया. वही आपके वेंडर ने एस्टिमेट दिया $10,000 का. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये 5,000 का जो डिफरेंस है ये क्यों है. हो सकता है कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हो जो कि उस वेंडर ने नहीं की हो, राइट? और यही वैल्यू उस कस्टमर को मालूम ना हो. सो रादर देन गिविंग डिस्काउंट, ऑलवेज वर्क ऑन एडिंग वैल्यूज. क्योंकि जब आपके कस्टमर्स को ये पता चल जाएगा कि $10,000 के जो एस्टिमेट जो उसको मिला है वो एक बेसिक वेबसाइट का है या बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन का है, दैट डज नॉट इंक्लूड एडिशनल फीचर्स, तो उस 5,000 के लिए वो अपना पूरा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. सो ऑलवेज टॉक अबाउट एडिंग वैल्यूज रादर देन गिविंग डिस्काउंट. टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक है फॉलो अप्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉलो अप इज नॉट बेगिंग, एंड मैक्सिमम बिजनेस गेट्स एक्वायर्ड ऑन फॉलो अप्स ओनली. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, हम लोग मैसेज भेजते हैं कस्टमर को, एंड फर्स्ट मैसेज के बाद जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वी थिंक दैट कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड. बट बिलीव मी, messages may get ignored, emails may get ignored, calls also may get ignored, because जिन कस्टमर्स को आप मैसेज कॉल्स कर रहे हैं, दे माइट बी बिजी डूइंग सम अदर थिंग्स, उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और हो सकती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे फॉलोअप करना बंद कर दें, बिकॉज अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो जो आपको जो कनेक्शन होगा, जो नेटवर्क होगा उस प्रॉस्पेक्ट के साथ, वो लूज हो जाएगा, और वहाँ तक के जो भी एफर्ट्स आपने लगाए होंगे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे. एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, और जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने एक्वायर किया था वो भी फॉलोअप के बाद ही आया था. बहुत रेयर चांसेस होते हैं गाइस कि फर्स्ट मैसेज पे कोई भी कस्टमर आपको रिस्पॉन्स कर दे. वो एक तरीके का लक होता है या फिर लक बाय चांस होता है, बट ऐसा नहीं होता. मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज अ सेल्स पर्सन गेट आफ्टर फॉलोअप्स ओनली. सो फॉलोअप्स करने बंद नहीं करने हमने, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि जो फॉलोअप मैसेज हम भेज रहे हैं, जो फॉलोअप ईमेल्स हम भेज रहे हैं, उस पे हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करें. ये नहीं कि एक जेनरिक सा मैसेज उठा के हमने डाल दिया एंड देन सेंड, तो उस पे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. सो आपका हर मैसेज, हर ईमेल की टोन डिफरेंट होनी चाहिए. उस पे जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं, एंड व्हाई वुड दैट प्रोस्पेक्ट रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस एंड ईमेल, ये आप ही डिसाइड करेंगे. इसलिए अपना मैसेज और अपना जो ईमेल है वो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर रखिएगा. ज़्यादा बड़ा मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट मैसेज भेजिए बट इफेक्टिव मैसेज भेजिए. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स कॉल्स के बारे में. मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप अपनी सेल्स कॉल को कैसे बेटर कर सकते हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी सेल्स कॉल पे नहीं करनी है. सो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय.